मुझे ऐसे लगता है मैं नॉर्मल हूँ, बस मुझे खुदा ने शायद एक्स्ट्रा दे दिया है। जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, इसमें ये स्पेशली एबल्ड वर्ल्ड ही बताता है कि ये भी नॉर्मल है, बस थोड़ा सा इनको खुदा ने एक्स्ट्रा नवाजा है। जैसे कि डिसेबिलिटी वर्ड में ही एबिलिटी छुपी हुई है, बस हम लोगों को एबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है, और जो ही हमने वो रिकॉग्नाइज की, हम खुद ब खुद नॉर्मल से ऊपर हो जाते हैं। आज की मुलाकात के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज की जो हमारी गेस्ट है बड़ी स्पेशल है। स्पेशल इस हिसाब से है क्योंकि राइटर है और वो भी स्पेशली एबल्ड राइटर। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे कूप अप किया विद द ग्रोइंग राइटर्स, और साथ साथ में उनसे ये भी जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। आप पहले हमारी ऑडियंस को बताएं आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम हाजरा बानो है और मैं जिले बडगाम के एक छोटे से गांव गोगजी पथरी से बिलोंग करती हूँ, जो कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी भी है, ऐसे कहेंगे गुजर कम्युनिटी से भी मैं बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने रिसेंटली अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है, एंड एज ए ऑथर आई हैव जस्ट रिटन माय बुक हु एम आई, जैसे कि आपको मालूम होगा। बिल्कुल। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे फादर की डेथ के इमीडिएटली बाद मुझे ऑर्फनेज में भेजा गया, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अराइज हो गए थे, बहुत ज़्यादा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। तो मुझे ऑर्फनेज भेजा गया, और उसी के साथ साथ मेरे भाई को भी बॉयज़ ऑर्फनेज भेजा गया। और मेरी मम्मी जो है एट दैट टाइम उन्होंने पहले कुछ वक्त तक गुजारा तो कर लिया हमारे बगैर, लेकिन कब तक। तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, तो उन्होंने दूसरों के घरों में जाकर काम करना स्टार्ट किया। यही सफ़र था जो कि मैंने ऑर्फनेज में एट द एज ऑफ 5 एंटर किया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th मैं वहाँ से निकली हूँ। मीन्स कि जो ये पूरा था दैट इज़ 19 years का सफ़र रहा है मेरा। 12th के बाद भी मैं उसी के अंडर में थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास शेल्टर नहीं था। मैं 12th के बाद वहाँ यूजुअली बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन मैं इस कंडीशन में थी कि मेरे पास शेल्टर नहीं था, मैं जाती कहाँ। तो उन CCIs ने, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नाम इनका रखा है CCI, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जी, ऑर्फनेज का, तो मैं उस CCI से मैं उसके बाद भी रही जब तक कि मेरा शेल्टर वो सारा पीरियड आता है 19 years का। तो मैंने अपनी नर्सिंग 12th के बाद अपनी नर्सिंग की है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने क्वालिफाई किया वो। माशाल्लाह। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज महरन खतर पलव दस्तियाब महरन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान। द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697744444। उसी दौरान मुझे एक फेलोशिप है, लिफ्ट फेलोशिप, जो कि न्यू दिल्ली की है, लर्निंग इन फेलोशिप टुगेदर उसका नाम। तो उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला, जो कि था प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्पेशली एबल्ड केयर गिवर्स इन कश्मीर। तो मैं खुद भी एक स्पेशली एबल्ड हूँ, मेरी हेयरिंग लॉस हो चुकी है बाय बर्थ ही। अब मैं हेयरिंग एड्स के ज़रिए इस दुनिया को सुनती हूँ। तो अब वो प्रोजेक्ट मेरे क्लोज भी था, मेरे उसमें कुछ अपने मतलब मैं उस दौर से गुजरी भी हूँ, जो वो प्रॉब्लम्स मुझे लिखने थे, दुनिया को दिखाने थे। तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे पहले 6 month तक मैंने खाली रिसर्च की है, ओनली रिसर्च। स्कूल्स में जाके टीचर्स का, जो स्पेशल एबल बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको स्पेशल एजुकेटर्स जिनको हम कहते हैं, उनका इंटरव्यूज़, और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ का भी मैंने इंटरव्यूज़ करके आफ्टर दैट मैंने उन सारे इंटरव्यूज़ को एक ब्रेक डाउन किया, एंड उनको एक टॉपिक चैप्टर वाइज मैंने इनको फिर लिखा। एंड जब मैंने लिख के उसके बाद मैंने अपने ब्लॉगर पे इनको पहले डाला था। तो लेकिन फिर विद द टाइम मुझे लगा कि उसमें ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ रही है, मीन्स कि लोग उतने ज़्यादा नहीं देख रहे हैं ब्लॉगर के थ्रू। तो फिर मैंने उसको बुक की शेप देना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट रिसेंटली वो पब्लिश हो गया है। माशाल्लाह। आप हमें बता सकते हैं कि जो ही आपने बोला कि आप ऑर्फनेज गए, वहाँ से ही आपने पढ़ाई अपनी जो है वो हासिल की। तो वहाँ पे सारे बच्चे स्पेशली एबल्ड थे या आप इकलौते ऐसे? नहीं, मैं इकलौती, आई वॉज द ओनली स्पेशली एबल्ड केयर लेवर, या कैसे कहेंगे चाइल्ड अमंग द नॉर्मल चिल्ड्रन। वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉर्मल थे सब, जैसे कि
होते हैं, आई वॉज द ओनली जिसकी हेयरिंग लॉस हो चुकी। मैं मेरी पूरी हेयरिंग लॉस नहीं हो, विद द एज ये डिक्रीज हो गई। पहले मैं सुनती थी लेकिन विद द टाइम एक रीज़न ये भी है कि वक्त पे मेरा इलाज नहीं हो सका, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं मालूम था कि हेयरिंग एड भी लगा सकते हैं या और कोई भी अल्टरनेट वे हो सकता है। इतने सारे बच्चों के बीच में रहना और 19 इयर्स तक, जैसा आपने कहा यू सर्वाइव फॉर 19 इयर्स देयर, तो कैसे आप सुन पाते थे उनको और कैसे आप रीड कर पाते थे ऐसे बच्चों को? पहले जब मैं वहाँ ऑर्फनेज में गई तो मुझे बहुत सारे चैलेंज थे। एक तो हेयरिंग था ही, दूसरा तो एक थी जैसे लैंग्वेज बैरियर था उनमें। वो कश्मीरी करते थे, मुझे कश्मीरी नहीं आती थी। मुझे खाली गोजरी, आई बिलोंग टू द गुजर कम्युनिटी, तो मुझे गोजरी लैंग्वेज आती थी, उनको गोजरी लैंग्वेज नहीं आती थी। तो सबसे पहला जो ओवरकम था, जो मुझे चैलेंज ओवरकम करना, दैट वाज द लैंग्वेज बैरियर। मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ी कश्मीरी। मैंने कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत अच्छी कश्मीरी आती है। लेकिन जब आप सुन नहीं पाते थे, बहुत कम सुन पाते, तो मुश्किल हुआ होगा कश्मीरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे लगता है 3 से 4 साल लगे कश्मीरी सीखने में ही खाली। तो मैं उस दौरान, मैं तभी से मेरी एक आदत जैसी बन गई थी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्योंकि मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। आप किसी के सर्कल में रहना चाहेंगे, किसी से बात करना, तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन, वो चीज़ है जो आपको मिलाती है। लेकिन मैं तो तभी कर पाती जब मैं सुन पाती थी। तो मैं सुन नहीं पाती तो मैं कम्युनिकेशन, वो बैरियर को कैसे ये रखती। तो इस वजह से मैंने अपना मैक्सिमम टाइम उन 19 ईयर्स में मैक्सिमम टाइम आइसोलेशन में ही मैं अलग से गुजारा है। बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहती थी, तो तन्हाई में ही बात करती थी, तन्हाई में ही। और तभी मैंने जो चीज़ है जिसने मुझे आगे बढ़ाने के, दैट वाज माई पेन, मेरा कलम, और जिसने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। तो आपको शौक बचपन से ही लिखने का? जी, जब मैं आइसोलेशन में रहने लगी तो खुद से जब बातें करने थे तो मुझे वो एक टाइप की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। नहीं मतलब, क्योंकि कम्युनिकेट करने के 2% की जरूरत होती है। जब खुद के साथ बात करते तो कहीं ना कहीं उकता जाता है इंसान, बोर हो जाता है। तो फिर मैंने अपने उन फीलिंग्स को, अपने उनको लिखना स्टार्ट किया। ऐसे मेरे पास बहुत सारी डायरीज है अपनी उन थी, तो मैं लिखती थी ऐसी टूटी फूटी वूटी, और उसी को लिखते ना फिर मुझे स्टोरीज भी बन जाती थी। लाइक कि मैं शौकीन थी स्टोरीज पढ़ने की भी, तो मैं स्टोरी जब पढ़ती थी तो मैं उसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव वे में बोलती थी, इसकी एंडिंग ऐसे नहीं, इस तरह से होनी चाहिए। तो कभी कभी मैं वो लिखती भी थी। तो मेरा और पेन का कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत बचपन से ही रहा है। तो टीचर्स होते होंगे स्कूल में या ऑर्फनेज में ऐसे टीचर्स जिन्होंने देखा होगा आपको लिखते हुए, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? वो कैसा सपोर्ट करते थे आप? पहले तो वो मैं अपने ही तक, मैंने किसी को दिखाया नहीं। मैं कहती थी मेरा पर्सनल है, सॉरी मैं नहीं दिखा सकती, मैंने सीधे मना किया है। लेकिन विद द टाइम फिर मुझे पता लगा कि नहीं, मैं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत, एक दो क्लोज फ्रेंड्स है मेरे, उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आई थिंक जो हमारे वहाँ CCI के पैट्रॉन थे ज़हूर अहमद टाक सर, तो उन्होंने कहा आप उनसे बात करो। वो माशाल्लाह बड़े भी हैं हमारे, एंड हम उनको पापा जी के नाम से, क्योंकि उनके पापा जी इसलिए बोलते थे क्योंकि उन्होंने उन 19 ईयर्स में हमें कभी फादर की कमी नहीं होने दी है। तो उन्होंने बोला आप उनसे बात किया। तो मैंने जब उनको टूटा फूटा सा ही एट दैट टाइम दिखाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे सराहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखाया करो, आज के बाद जो भी लिखोगी, चाहे कुछ भी, 1 लाइन हो, 2 सेंटेंस हो, कुछ भी मुझे दिखाया करो। एंड फिर एक टाइप का ट्रस्ट आ गया था मुझ में उन पर कि नहीं मैं इनको दिखा सकती हूँ। तो मैं उनको दिखाती तो वो करेक्शन भी करते थे बाद में, फिर बोलते बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से। तो जो मेरे मेंटर है इस ड्यूरिंग दिस जर्नी राइटिंग की, वो मेरे यही पापा जी थे। तो आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज राइटिंग में क्या रहा है अभी तक? इंग्लिश है। तो ऐसे टीचर्स मिले हैं आपको अपने ऑर्फनेज में या जहाँ पढ़ाई करती थी जिन्होंने स्ट्रेस किया है पर्टिकुलरली आपकी इंग्लिश राइटिंग पे? मेरे टीचर्स इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश हर नॉर्मल स्कूल में इंग्लिश टीचर्स होते हैं, मैं पढ़ाती थी। तो मुझे जैसे कहा कि मैं शौकीन थी पढ़ने की, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी, अपनी उस CCI की पूरी लाइब्रेरी पढ़ के रखी थी। तो मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे अभी भी, तो मैं वो वहीं से ऐसा कहेंगे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी उस जो मैं अलग सेल्फ स्टडी
स्टडी जो करती थी या सेल्फ रीडिंग जो करती थी, मेन कंट्रीब्यूशन उसी को जाएगा। आपने सोचा कि आप आगे जाके लिटरेचर में जाएंगी, आप तो लेकिन नर्सिंग में चली गई, लिटरेचर में क्यों नहीं गया? क्योंकि तब मुझे उतना ज़्यादा सॉर्ट ऑफ कहेंगे आफ्टर 12th मुझे वैसी काउंसलिंग नहीं मिली उस वक्त की जो मुझे बता सके कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो इस वजह से फिर मुझे, चूँकि मैंने ऑलरेडी 11th 12th में मेडिकल लिया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने इसी फील्ड को आगे भी रखना चाहा भी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं एज अ राइटर भी आगे जा सकता, मुझे उतना ज़्यादा नहीं मालूम था कि एज अ राइटर भी मैं आगे जा सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो राइटिंग से कितना लगाव है आपको? अभी भी आप रोज लिखते हैं, आप कुछ ना कुछ तो लिखते जी हो? बिल्कुल, रोज लिखते हैं। मैं अपनी डे टू डे, मुझे तो अब आदत हो गई है ना डे टू डे लाइफ लिखने की। अच्छा, तो मैं आप जर्नलिंग करती है? अब मैं अपना डे टू डे लाइफ लिखती ही रहती हूँ अपने, हाँ वो अपने तक ही रहता है लेकिन लिखती हूँ। उससे मेरी राइटिंग एज वेल एज मेरी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो वो मैं लिखती ही रहती हूँ। इस सब में आपका कोई फेवरेट राइटर भी रहा होगा? हाँ जी, बहुत सारे हैं, लेकिन एक है जो वो लेकिन उर्दू राइटर है, तो मुझे उनकी राइटिंग ना बिल्कुल दिल को छूती है। नसीम हिजाजी है उनका नाम। अच्छा। उर्दू राइटर है, क्योंकि मैं उर्दू में इनिशियली जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं उर्दू में ही यूजुअली लिखती थी, तो लेकिन मेरा उर्दू में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहा क्योंकि मेरी उर्दू उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो फिर मुझे इंग्लिश लेना पड़ा। लेकिन मेरे अभी प्रेजेंटली मैं लेकिन फिर भी अभी उर्दू को क्योंकि उस जैसा राइटर मुझे भी, हाँ बहुत सारे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे राइटर्स मुझे मिले जिनकी राइटिंग्स को मतलब टच मेरे हार्ट को टच हो गया, लेकिन नसीम हिजाजी की राइटिंग में मुझे कुछ थोड़ा अलग सा लगता है। कई सारे इंस्टेंसेस, कई सारे सिचुएशंस आई होगी आपकी ऑर्फनेज में या अभी तक, जहाँ पे आपको लगा होगा कि मैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हूँ, और इंसान को यहाँ तो सब हर एक को ब्रेक डाउन्स होते रहते हैं। आपको उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने खुद को कैसे संभाला और आपने कैसे बोला खुद को कि आई कैन डू इट, आई डोंट हैव टू स्टॉप। जब मुझे ऐसे चैलेंज का फेस करना पड़ा, पहले मैं बोलूँगी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मुझे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला उस CCI में कि मुझे खुद को मतलब कहीं पे फोर्सफुली लगा हो कि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। हाँ मैं डिफरेंट थी, इट्स एक्सेप्टेबल, मैं डिफरेंट थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी उन्होंने इनफैक्ट जोक में भी नहीं कहा होगा कि तुम सुनती नहीं हो तो हम आपके साथ क्यों कम्युनिकेट करें, या मेरी टीचर्स ने या जो मेरे एट दैट टाइम सीनियर्स थे, किसी ने भी नहीं। इनफैक्ट वो मुझे ज़बरदस्ती उस जो मैं खुद को आइसोलेट कर ली थी वो मुझे ज़बरदस्ती लाते, नहीं तुम्हें हमारे साथ कम्युनिकेट करना है। मैं उनको कहती नहीं मुझे सुनाई नहीं देता है, वो इट्स ओके कोई बात नहीं, गेस्चर्स तो समझ आते, लिपसिंग तो आती है ना, तुम्हें इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं। ऐसा बॉन्ड था हमारा, इतना अनफ स्ट्रॉन्ग था कि मुझे ज़्यादा चैलेंज का फेस CCI में नहीं करना पड़ा। जो मेन चैलेंज फेस करने पड़े दैट वाज आफ्टर CCI। वहाँ से निकलने के बाद कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या लोगों से मिलने जुलने में, या तब तक तो मेरे फ्रेंड्स मेरे पीछे थे ऑल टाइम। जब भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती थी वो मेरे पीछे हमेशा, मुझे कभी भी नहीं लगा कि नहीं, मुझे इनफैक्ट कभी कभी लगता था शायद मुझे ये गलतफहमी हो गई, मैं सुनती नहीं हूँ, इस तरह से इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन आफ्टर ऑटोमेटिकली सबको पता ही चल जाता है नहीं मैं सुनती कम। तो जब मैं अपनी CCI से बाहर निकली, जब मुझे डायरेक्ट अपने कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ा या अपने पब्लिक में जाना पड़ा, तो तब मुझे लगा कि नहीं मेरा ये जो हेयरिंग लॉस है इट्स क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन देम एंड मी। उससे पहले मुझे कभी नहीं लगा कि मैं स्पेशली एबल्ड हूँ। बाद में निकलने के बाद मुझे पता चला कि कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह आपकी एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते खोल देता है। बिल्कुल, तो ऐसा ही हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, तो लेकिन मेन क्रेडिट आई थिंक मैं खुद को ही दूंगी, क्योंकि इमोशनली खुद को स्टैंड अप करवाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको बाकी बोल सकते हैं कि यस यू कैन डू इट, लेकिन फिर खुद को मनाना कि यस आई कैन डू इट, इट्स ऑल्सो अ चैलेंज। ड्यूरिंग नर्सिंग आई वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सो मैं मेडिकेशन पे थी एंड थेरेपीज पे भी थी। बहुत सीवियर टाइप का स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो गया था। तो
उस दौरान जो मुझे इससे बाहर निकलने के लिए फ्रेंड्स ने भी, टीचर्स ने भी, स्पेशली मेरे कॉलेज टीचर्स ने भी मदद की, लेकिन मेन क्रेडिट आई थिंक मैं खुद को ही दूंगी, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जहां आपको खुद के साथ खुद लड़ना पड़ता है। अपनी will आपको जिंदा रखनी तो पड़ती है। ऐसा ही कहूंगी, जब भी मुझे चैलेंज आए, मेरी टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे मेंटर ऑलवेज देयर फॉर मी, हमेशा साथ रहे। कभी नहीं कहूंगी कि वो नहीं, हमेशा साथ रहे। बट फर्स्ट क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने खुद को संभाला एट दैट टाइम, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो आपने अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद, या हम कहें आपका हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद, आपने आपकी जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, आपने हेयरिंग एड ली, तो उससे पहले आप किसी भी किस्म का हेयरिंग एड नहीं लेते थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इस हिसाब से आप एनलाइटन हो गए, नॉलेज आ गई आपके पास कि आई शुड नाउ गेट गो फॉर अ हेयरिंग एड? पहले क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि मेरे पास वैसा वो एनवायरनमेंट ही वैसा था मेरी क्लोज फ्रेंड्स का, कि उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैंने सुना नहीं। बहुत ज़्यादा क्लोज थी हमारी, मतलब कि फ्रेंडशिप वगैरह जो थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे, और चूँकि लिपसिंग वगैरह भी पढ़नी आती थी, तो मैं उतना ज़्यादा खुद को लगता नहीं था कि नहीं मुझे चाहिए इस चीज़ की। लेकिन और वहाँ पे वो ऐसा ही एटमॉस्फेयर ही था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फर्दर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर जब आप बाहर निकलते ही मुझे समझ आया नहीं, सबसे पहले मुझे अपने कानों का इलाज, अगर मुझे, क्योंकि जब मैं कॉलेज में एंटर हुई तो मैं यूजुअली मतलब कि मैं फॉर फ्रॉम एरिया से आती थी, तो मुझे यूजुअली लास्ट सीट मिलती थी, तो मैं सुन नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं सुन पाती। तो ऐसे समय में मुझे लगा नहीं, पहले के जब मैं क्लास में होती थी तो मैं हमेशा फ्रंट सीट पे ही बैठती थी पूरे मतलब उस साल जब तक मैं सीसीआई में थी, मैं हमेशा फ्रंट सीट पे और मतलब कि टीचर के सामने ही बैठी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरी सीट पकड़ के रखते थे। तो लेकिन आफ्टर सीसीआई निकलने के बाद ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिले, ऐसे नहीं बहुत मिले, लेकिन मैं कहूँगी पहले स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बनाए थे मैंने कि जिनको मेरे हेयरिंग के बारे में पता हो। तो इस वजह से मैं लास्ट सीट पे बैठी, तो मैं सुन नहीं पाती थी। तब मुझे लगा नहीं, अगर मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, देन सबसे पहले मुझे अपने हेयरिंग का ही इलाज कराना। आपकी मदद किसने की इस सब में, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली थिंग? या बिल्कुल, ये कॉस्टेबल, ये अपने ऑर्फनेज, जो हमारे ऑर्फनेज के चेयरमैन थे जोहरा मट्टाक साहब, उन्होंने ही की है, इसका कॉस्ट उन्होंने ही उठाया है। ओके, आपकी फैमिली की बात करते हैं। जी बिल्कुल। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है एंड मेरे ब्रदर, छोटे ब्रदर है मुझसे। आपके छोटे ब्रदर क्या आपकी मम्मी के साथ ही रहे इतने टाइम तक, जब तक आप उनके साथ नहीं थे? वो मेरे ब्रदर ऑर्फनेज में ही रही है, जैसे मैं रही हूँ एट द एज ऑफ 5, वो भी थे, वो मुझसे छोटे हैं, तो वो 2.5 थे आई थिंक, या 3 साल के, 3 साल के थे वो जब वो ऑर्फनेज में गए हैं। तो जस्ट 1 मंथ बिफोर वो ऑर्फनेज से वहाँ से उन्होंने कमेंट किया है। अच्छा, तो आप तीनों लोग अलग अलग रहते थे? या बिल्कुल, हम अलग अलग रहते, भैया बॉयज ऑर्फनेज में, मैं गर्ल्स ऑर्फनेज में, एंड मम्मी के दूसरे घरों में काम करती थी। अभी क्या आप लोग साथ में रहते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर हमने अपना शेल्टर बनाया, जो कि हमारे पास मेन रीजन था नहीं था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने लास्ट ईयर बनाया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मम्मी और भैया और मैं, हम तीनों एक साथ रहते हैं। ठीक, तो अभी आपके घर पे फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है? अभी मैं फिलहाल मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि भैया ने अभी जस्ट 1 मंथ बिफोर बीटेक कंप्लीट किया है, तो अभी उनकी सर्टिफिकेट भी नहीं आई है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो मैं अभी फेलोशिप कर रही थी, लिफ्ट फेलोशिप, तो मैं अभी जो मेरा स्टाइफंड आता था मैं उससे घर चला रही थी अभी तक। ओके, माशाल्लाह। तो कभी ऐसा लगा है कि आपको एक किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है, या कभी आपको शिकायत हुई है अल्लाह ताला से कि ऐसा क्यों हुआ? बेशक मुझे शिकायतें अल्लाह ताला से बहुत बार रही है, जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी नहीं मिली वक्त पर, या डिले हो गई, या कभी मुझे बैरियर सा लगा कि नहीं, तो एट द टाइम लगा है, लेकिन जो हुआ बेस्ट हुआ, दैट वाज द बेस्ट। इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। आप इसको इस बात पे यकीन है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट? हाँ, या बिल्कुल, अगर मुझे कभी नहीं मिला तो वो भी मेरी बेहतरी के लिए ही था, क्योंकि हो सकता है मुझे वो मिला होता तो मैं किसी और रास्ते पे चली गई होती, नहीं मिला, दैट्स ऑल्सो बेस्ट। इसके बाद आपने 2 किताबें लिखी। जी बिल्कुल। उन 2 किताबों में आपने क्या लिखा, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी पहली बुक है जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वो मैंने ज्यूरिंग डिप्रेशन डेज में लिखी है। जब मैं डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, तो
मैंने खुद को आइसोलेट भी किया हुआ था। तो मैं जो थॉट्स मेरे आते थे एट दैट टाइम, मैंने कहा ना मैं बचपन से राइटिंग कर रही लिख रही थी, तो मुझे आदत सी हो गई थी लिखने की। तो मैं वो थॉट्स, वो जो भी रैंडम थॉट्स कुछ भी आते थे वो मैं लिख देती थी। आफ्टर जो ही मेरी डिप्रेशन मतलब कि ठीक हो गई, तो मैंने उन थॉट्स को थोड़ा सा एक मतलब कि शेप दी उनको, या तो इधर स्टोरी बनाई उसको, या तो उसको इधर पोइम बनाई, या तो इसको रैंडम ही कोई थॉट रहने दिया। तो वो मेरी जो पहली बुक है दैट्स जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, नाम ही है अंधेरे से उजाले की ओर। मैं डिप्रेशन में यानी अंधेरे में थी। तो वो सफर जो है, जो वो थॉट्स है, दैट्स वो कहानी या वो पोइम या वो स्टोरी या वो आर्टिकल या जो भी है उस बुक में, वो जस्ट रैंडम है, वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। तो वो खाली वही डिप्रेशन के दौर के गुजरे हुए लम्हात है मेरे किसी शेप में। जो मेरी दूसरी बुक है हु एम आई, वो मेरी रिसर्च बुक है, जिसपे मैंने काफी 1 साल तक रिसर्च किया हुआ था, जो कि मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट था प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्पेशली एबल्ड। वो उसी रिसर्च का एक आउटकम है मेरा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है इन कंपैरिजन टू स्पेशली एबल्ड? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि नॉर्मल को लगता है कि नहीं ये कर लेगा, कोप अप विद कर लेगा, लेकिन कहीं कहीं होता है। सबसे पहले कि हम इमोशनली उतने, हमें लोगों को लगता है, नॉर्मल लोगों को लगता है हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, हम कर सकते हैं कोप, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी उतनी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर मुझे अभी भी कोई मजाक में कहेगा तुम सुनती नहीं हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसे ही अगर आप किसी को जो देख नहीं सकता, आप अगर उसको बोलेंगे अरे तुम देख नहीं सकते, ऐसे ही मजाक में भी आओगे तो बहुत वो दिखाएगा आई एम एनफ, मैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने पूरी लाइफ यही सुना है। पूरी लाइफ भी आप सुनते रहो, लेकिन फिर भी आप हर्ट हो जाते हो। इमोशनल जो ये होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ये होता है। एंड दूसरी होता है कि हमें सोसाइटी के साथ हम खुद को ही एक रीज़न है, हम अपने आप को भी दूसरे अपने जो नॉर्मल होते हैं उनसे खुद को सेपरेट करते हैं। तो वो जो सेपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई कमी है, इस वजह से हम सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर। लेकिन सोसाइटी है ना, वो बोलती है कि इसको रहने की आदत है, ये आइसोलेशन में रहने की आदत है। तो इस वजह से आइसोलेशन में नहीं रह सकता। आइसोलेशन में कौन रहना। अगर आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलेंगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये होता है, कोई बात आपके साथ है, किसी और के साथ आ जाओ मेरे साथ, डेफिनेटली मैं उस आइसोलेशन से निकलने की बहुत कोशिश करूंगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर, हर किसी को ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं, मेरे फ्रेंड्स थे जो उन्होंने मुझे निकाला वहां से, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेशली एबल्ड होंगे, हेयरिंग लॉस वाले होंगे, आईसाइट लॉस होंगे, या कोई दूसरी टाइप की डिसेबिलिटी होगी। तो सोसाइटी को लगता है कि इनको आदत हो गई है वहां रहने की, तो इट्स ओके, ये कर सकते हैं हैंडल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। हमें जरूरत होती है, हमें जरूरत, चाहे हम कितने भी बड़े हो, चाहे हम बूढ़े भी हो जाए, तब भी हमें जरूरत होती है। हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम, क्योंकि हमें समाज के साथ चलना है, तो समाज के साथ चलने के लिए हमें दिखाना है कि हम स्ट्रांग है, लेकिन हम स्ट्रांग नहीं, हम बहुत ही कमजोर होते हैं अंदर से। गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जी बिल्कुल। तो अभी आपके घर में क्या आप ऐसी पहली लड़की है जो इतना आगे बढ़ पाई है अपने एकेडमिक्स या अपने विजन को लेके? जी बिल्कुल। मेरे खानदान में मैं पहली लड़की हूँ जो एजुकेशन के लिहाज से भी और अपने इस करियर को लेकर भी, मतलब अपने सपने को लेकर भी आगे गई है। क्योंकि अभी तक अब तो आ रही है, अब तो हर जगह एडवांसमेंट आ रही है, अब हर जगह आगे जा रहा है हर कोई, लेकिन अभी तक फिलहाल जो वहाँ की लड़कियां हैं, आई थिंक कि उन्होंने बहुत ही कम पढ़ा हुआ है। एंड वहाँ पे अभी भी वो नजरिया है, सोशल स्टिग्मा वो वगैरह है कि लड़की बालिग हो गई तो आपको इसको कहीं शादी करानी पड़ेगी। जी, तो वो अभी भी है। अब जस्ट रिसेंटली यही कुछ आई थिंक यही साल हो गया है या एक दो साल हो गए हैं कि लोग अब इस बात को समझ रहे कि स्टडी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लड़कियों को भी आगे जाना। लेकिन अभी तक जो ये तो जस्ट रिसेंट की बात है, तो अभी तक मुझे मेरे खानदान वाले बोलते हैं कि यू आर द ओनली वन जो इतना आगे गई है। दैट इज़ सो नाइस, माशाल्लाह। तो अभी आपको लगता है कि आप में और एक नॉर्मल इंसान में कोई डिफरेंस है, या आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल इंसान से जिसको अल्लाह ताला ने सब नियामतों से नवाजा है उससे बेहतर है? नहीं, बिल्कुल हाँ, मुझे ऐसे लगता है मैं नॉर्मल हूँ, बस मुझे खुदा ने शायद एक्स्ट्रा दे दिया है, ऐसा है।
ऑब्वियसली जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, इसमें ये स्पेशली एबल्ड वर्ड ही बताता है कि ये भी नॉर्मल है, But बस special थोड़ा है। सा इनको खुदा ने एक्स्ट्रा नवाजा है। जैसे कि डिसेबिलिटी वर्ड में ही एबिलिटी छुपी हुई है, बस हम लोगों को वो एबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है, और जो ही हमने वो रिकॉग्नाइज की, हम खुद ब खुद नॉर्मल से ऊपर हो जाते हैं। राइट। तो अब आगे कुछ आने वाले टाइम में आप कुछ और पब्लिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में, जिनको मैं बाद में फाइनलाइज करके कोई एक टॉपिक पे मैं लिखना चाहूँगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो लिखना तो मेरा आई थिंक ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने पकड़ी हो और अब छोड़ दूँ, नहीं। ये तो मेरे बचपन का सपना भी रहा है, बचपन से मैं कर भी रही है, मेरी एक आदत से हैबिट बन गई है, और इस हैबिट को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मैं लिखूंगी कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। Thank you. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।